नमस्कार साथियों। नरेंद्र मोदी ने कुछ किया हो या न किया हो, कम से कम इतना जरूर किया है कि भारतीय राजनीति को उन्होंने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, ज़्यादा प्रतियोगितात्मक बना दिया है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी राज परिवार से हों या किसी बड़े राजनीतिक परिवार से हों, अपने क्षेत्र में गए बिना बिना वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराए आप चुनाव जीत जाएं। यह आज से करीब 25-30 साल पहले होता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। और इसका पूरा क्रेडिट आपको नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली को देना होगा। अब रायबरेली और अमेठी, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, आज भी कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ चुनाव लड़ने के लिए किस तरह से कैंडिडेट्स के लाले पड़ गए, वह आपने देखा। और गढ़ रहा रायबरेली और अमेठी किस तरह से कांग्रेस के गले की हड्डी बन रहा है, यह भी हम सब देख रहे हैं। अब इसे समझने के लिए कि किस तरह से राजनीति ज़्यादा प्रतियोगितात्मक हो गई और क्यों रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, मैं दो उदाहरण देता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि इन दोनों सीटों को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी का रवैया क्या रहा है। पहले अमेठी की बात करें तो 2014 में भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने गई थी, वे चुनाव हार गई। लेकिन हारने के बाद भी लगातार 5 वर्षों तक वे वहां सक्रिय रही। स्मृति ईरानी का अमेठी में आना जाना रहा, वहां के लोगों से उनका राब्ता रहा, कार्यक्रमों में जाती रही। और यही कारण है कि बीजेपी का जनाधार वहां बढ़ पाया और 2019 में वे राहुल गांधी को हरा सकी। दूसरी ओर रायबरेली को देखें तो रायबरेली में जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिनेश प्रताप सिंह, वे 2019 में भी चुनाव लड़े थे और सोनिया गांधी से हार गए थे। लेकिन उनका भी रास्ता वहां से बना रहा, वहां के लोगों से वे संपर्क में रहे। हालांकि वे स्थानीय है और यह बहुत हद तक स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी चुनाव हारने के बाद भी उनकी सक्रियता बनी रही। और आजकल वे राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में एमएलसी हैं। और जो कैंडिडेट अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने दिया है स्मृति ईरानी के खिलाफ, केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर या ज्यादा जनाधार वाले नेता हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से रायबरेली में चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह तो बीजेपी के रवैये की बात हो गई। अब दूसरी ओर कांग्रेस के रवैये की बात देखें। 2019 में जब राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं अमेठी से, उसके बाद 5 वर्षों तक, जबकि वे लगातार वहां के एमपी रहे थे उसके पहले, लेकिन 2019 के बाद उनका आना जाना बिल्कुल रुक गया अमेठी में और वहां के लोगों से उनका संपर्क बिल्कुल टूट गया। वे वायनाड से एमपी हुए थे और वहीं से उनका संपर्क रहा। राहुल गांधी तमाम यात्राएं करते रहे देश भर में, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, लेकिन अमेठी से उनका संपर्क टूट गया। वही बात लगभग रायबरेली में भी लागू होती है सोनिया गांधी के लिए। वे चुनाव जीत गई, उसके बाद भी उनका संपर्क उतना नहीं रहा जितना अपेक्षित था। और अब तो आकर के 1 महीने पहले उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली है। तो यह दो उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि किस तरह से चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी या दिनेश प्रताप सिंह अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे और उसी वजह से स्मृति ईरानी 2019 में चुनाव जीत पाई राहुल गांधी के खिलाफ, और इसी वजह से दिनेश प्रताप सिंह आज राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं रायबरेली। तो सबसे रेखांकित करने वाली जो बात है रायबरेली और अमेठी के संदर्भ में और कांग्रेस और बीजेपी के रवैये के संदर्भ में, वह यही है कि आप चुनाव जीतें या हारें, लेकिन अपने क्षेत्र को आपको नहीं छोड़ना है। अपने क्षेत्र से आपको संपर्क बना कर रखना है, यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप वहाँ का प्रतिनिधित्व करें। और यही वजह है कि आज अमेठी छोड़ना पड़ गया राहुल गांधी को।
अब यह बात करें कि आखिर रायबरेली या अमेठी, ये दोनों सीटें दांव पर क्यों हैं? क्यों कांग्रेस उतना कंफर्टेबल नहीं है आज की तिथि में कि वह रायबरेली और अमेठी को जीतने की स्थिति में हो, या बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वह ये सीटें निकाल ले। आप देखें कि लगातार वहां पर प्रियंका गांधी कैंप की हुई हैं दोनों जगह। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल वहां पर बने हुए हैं। इतनी ताकत कांग्रेस को लगानी पड़ रही है, जबकि आसानी से ये सीटें कांग्रेस जीत जाया करती थी, और जिसे भी खड़ा कर दे कांग्रेस वहां से जीत जाया करती थी। आप अगर दोनों क्षेत्रों का इतिहास देख लें तो रायबरेली तो बिल्कुल लंबे समय तक, अभी तक कांग्रेस का गढ़ रही है कि 1952-57 में फिरोज गांधी से लेकर के फिर इंदिरा गांधी, शीला कौल इंदिरा गांधी की मामी लगती थी, उसके बाद सोनिया गांधी, तो तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और गांधी परिवार के लोग वहां से चुनाव जीतते रहे। सिर्फ 3 बार ऐसा मौका आया जब गैर कांग्रेसी प्रत्याशी वहां से जीते। पहली बार 1977 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था, और 1996 और 98 में अशोक सिंह बीजेपी के वहां से चुनाव जीते थे। ठीक उसी तरह से अमेठी की बात करें तो 1967 में यह सीट बनी, और उसके बाद से ही तमाम जो आप संजय गांधी की बात कर लें, राजीव गांधी की बात कर लें, सोनिया गांधी की बात कर लें, ये तमाम लोग वहां से चुनाव लड़ते रहे। 1977 में हालांकि संजय गांधी वहां से चुनाव हार गए थे, और वह ऐसी लहर थी कांग्रेस के खिलाफ जिसमें रायबरेली से इंदिरा गांधी और अमेठी से संजय गांधी चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके बाद कभी कोई मौका नहीं आया जब गांधी परिवार को अमेठी या रायबरेली में हार का मुंह देखना पड़ा हो। सिर्फ एक अपवाद बना 2019 में, जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे। 25 वर्षों में यह पहला मौका है जब किसी गैर गांधी परिवार के व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो यह कहानी अपने आप में बताती है कि किस तरह से कांग्रेस की जमीन वहां खिसकती रही, किस तरह से कांग्रेस का संपर्क वहां से टूटता रहा। आप देखें कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर 2009 की मैं बात करूं, जब मोदी जी कहीं परिदृश्य में नहीं थे, उस समय लगभग 72% वोट प्राप्त हुए थे कांग्रेस के प्रत्याशी को। यानी अमेठी में राहुल गांधी को और रायबरेली में सोनिया गांधी को 72%, लगभग 3/4 वोट शेयर। और उस पार्टी का ये हाल हो गया कि 2014 में वोट शेयर में भारी गिरावट आई, करीब करीब 25% वोट कांग्रेस का खिसका, और बीजेपी को उतना ही फायदा हुआ, करीब करीब 28% वोट बीजेपी का बढ़ गया 2014 में। और 2019 में बीजेपी को का वोट शेयर बढ़कर के करीब 50% हो गया, और राहुल गांधी लगभग 44% पर ठिठक गए, और 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। रायबरेली की बात करें तो वहां भी लगभग यही सीन था। जब 2009 में 72% वोट शेयर सोनिया गांधी को मिला था। 2014 की बात करें तो जिस बीजेपी को 4 और 6% वोट मिलते थे अमेठी और रायबरेली में, वहां उसका वोट शेयर 17% करीब करीब बढ़ गया, और कांग्रेस का वोट शेयर 8% घट गया। और लगभग यही आंकड़ा अगले चुनाव में 2019 में भी बना रहा। और यही कारण है कि 2014 में जो सोनिया गांधी 3.5 लाख वोटों से जीती थी वहां से, वह 2019 में सिर्फ 1,67,000 वोटों से जीत पाए। हालांकि फिर भी अमेठी के मुकाबले तो रायबरेली में स्थिति उनकी अच्छी रही, और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी को लगा कि रायबरेली से वे जीत सकते हैं चुनाव।
लेकिन जिस तरह की तैयारी बीजेपी की रही है, चुनाव हारने के बाद भी जो सक्रियता क्षेत्र में बनी रही है, वही इस बात की वजह बना है कि ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन रही है और इन दोनों सीटों पर इतना जोर लगाना पड़ रहा है कांग्रेस को। खास करके अमेठी की बात करें तो लगभग वहां सरेंडर कर दिया, भले ही उन्होंने केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन यह उम्मीदवार ही अपने आप में इस बात की घोषणा कर रही है कि कांग्रेस ने वहां सरेंडर कर दिया है, नहीं तो किसी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को वहां चुनाव लड़ाया जाता। अब जहां तक बात यह है कि यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2017 में भी ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश विधानसभा का। उस समय नारा दिया गया था 2 लड़कों वाला, जो आपको याद होगा। और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटें और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, जबकि ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। और आज की स्थिति यह है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 2.33% है और उसके पास 2 विधायक हैं। अगर लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा में जो 2 सीटें कम से कम बनी आती थी कांग्रेस के लिए, रायबरेली और अमेठी, वह सिमट करके आज सिर्फ 1 सीट रह गई है। आज सिर्फ रायबरेली से ही कांग्रेस का उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और सच कहें तो वह रायबरेली भी खतरे में है। वहां राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह, और हार जीत का मार्जिन वहां बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। और रायबरेली में जिसकी भी हार हो, जिसकी भी जीत हो, लेकिन जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, यह बिल्कुल तय है। अगर बीजेपी भी जीतती है तो कुछ कम ही मार्जिन से वो जीतेगी, और अगर कांग्रेस भी जीतती है तो मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आज की बातचीत में इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।